बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, सलामुन अलैकुम। आप सबका इस्तकबाल है चैनल विन के स्पेशल प्रोग्राम एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीज़न 2 में। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक जितना सेंसिटिव है उतना ही अहम है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर की, क्योंकि ये डिज़ीज़ औरतों में पाए जाने वाले कैंसर में सबसे पहले नंबर पर है। मेडिकल डेटा के हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर इज़ फाउंड इन 1 in 22 इंडियन विमेन। ये डिज़ीज़ तो इतनी आम हो चुकी है कि हर 4 मिनट पर कोई ना कोई इंडियन खातून इस डिज़ीज़ से डायग्नोस होती है। हालांकि ये डिज़ीज़ क्योरेबल है, इट हैज़ अ क्योर परसेंटेज ऑफ तकरीबन 90%, लेकिन परेशान किन स्टेटिस्टिक्स बताती है कि एवरी 13 मिनट्स अ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट इज़ लूजिंग हर लाइफ। ये बात संजीदा इसलिए है और सर्वाइवल रेट इतना लो इसलिए है क्योंकि ये डिज़ीज़ सही टाइम पर डायग्नोस नहीं की जाती है। इसलिए आज हम ब्रेस्ट कैंसर के मुख्तलिफ पहलू को समझेंगे, क्योंकि कोई भी शय को कंट्रोल हम तब कर पाएंगे जब हम उसकी रग से वाकिफ़ होंगे। आज के अहम सवालों में हम ये देखेंगे कि क्या वजूहात है कि ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए उसकी बचाव के लिए। साथ में हम ये भी देखेंगे कि औरतों के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो अपने बॉडी को समझे और उसकी दी हुई साइंस को पहचानें। इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे कि वाई ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल एंड वी विल लर्न द राइट वे ऑफ डूइंग इट। इन सारे सवालों के जवाबों के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर खिज़र, डॉक्टर गंजू। Dr. Khizr has a number of academic accolades. She is completing her super speciality from University of East Anglia, UK. She has remained a clinical trainee in breast oncology and plastics and reconstruction from MSKCC, Manhattan, New York. And she has been posted in the breast oncology department of Tata Memorial and is currently working with KEM. So time को ज़ाया ना करते हुए, let's welcome her onto this show. Dr. Khizr, salamun alaikum. वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कैंसर इज़ अबनॉर्मल सेल ग्रोथ, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर में भी यही होता है? जी, ब्रेस्ट कैंसर में जैसे कोई भी कैंसर में हो, द आइडिया इज़ अ कैंसर सेल मल्टीप्लाइज विदाउट एनी आइडिया, मतलब वो अपने हिसाब से मल्टीप्लाई किए जाते हैं विदाउट एनी रोक टोक। नहीं तो आइडियली एक सेल का टाइम होता है, आप 10 दिन ये बॉडी में रहोगे, 10 साल ये बॉडी में रह के आपका ये फंक्शन है। बट जब एक सेल उसकी बातें नहीं सुनता है और खुद के ही हिसाब से मल्टीप्लाई करना चालू हो जाता है, दैट टर्न्स इनटू कैंसर। वो 1 का 4, 4 का 8 और ऐसे करते करते इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग। ठीक। सो इस ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक या ये एनवायरमेंटल डिजीज़ है या इन्फेक्शियस डिजीज़ है? व्हाट कॉजेज कैंसर? 85% ऑफ द कैंसर्स आर स्पोरेडिक, मतलब अपने ही मन से कभी भी चालू हो सकता है। बट देर आर सम टाइम्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होगा, जैसे आप समझो कोई जगह पे रह रहे हो जिस वजह से हो रहा है, या आप कुछ खाना खा रहे हो, या आप एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हो, यू हैव हैविंग अ सेडेंटरी लाइफ, उस वजह से होता है। एंड ऑल्सो अपने मॉम को या अपने बुआ को, योर डायरेक्ट ब्लड लाइन हैज समवन इन द फैमिली हैज कैंसर, सो यू कैन ऑल्सो हैव अ चांस ऑफ डेवलपिंग कैंसर। आपको भी कैंसर होने की चांसेस है। तो रिस्क बढ़ जाता है, तो आपका रिस्क इमीडिएट फैमिली मेंबर किसी को है कैंसर। एग्जैक्टली। ओके, सो ये एक रिस्क फैक्टर है। व्हाट आर द अदर रिस्क फैक्टर्स के हु कैन गेट कैंसर अपार्ट फ्रॉम समवन हु इज इन योर ब्लड लाइन? सो हु एल्स कैन गेट ब्रेस्ट कैंसर? जैसे कि आप अपने खाने का ध्यान नहीं रख रहे हो, यू हैविंग हेवी ऑयली फूड्स, यू हैविंग मीट ज़्यादा खाना, स्मोक्ड फूड्स बेसिकली जो अपन खाते हैं, चिकन स्मोक्ड होते हैं और वो सब, दैट ऑल एग्रीवेट्स फर्दर, मतलब इसकी वजह से चांसेस ज़्यादा होती है। अब आप ऐसा खाना खा रहे हो लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपको चलना है, फिरना है, घूमना है, वेट आपका मेंटेन होना चाहिए। जब इतना ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल आप रहोगे तो चांसेस बढ़ता है। तो इसका एक बहुत कॉमन कहावत हम कहते हैं कि जो भी आप खाते हो, जो भी एक पेशेंट खाता है, वो बेसिकली उसी का outcome will be reflected in his body. You are what you eat. You are what you eat. Exactly, right. My point. Okay.
So basically there isn't any तो मैं जो बात समझी हुई, there isn't any specific risk factor, लेकिन of course if you have someone in your family that is a risk एक factor. जेनेटिकली हो गया, Yes. एक हो गया एनवायरमेंटल, मतलब आप कहाँ रह रहे हो, क्या खा रहे हो, एक हो गया आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, सही. उस हिसाब से But होता no है. infection can lead into a No, cancer. ऐसा नहीं होता ऐसा है. नहीं. कैंसर इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है. एक सेल सिर्फ अपने ही मन से मल्टीप्लाई करते जाता है, जो हम चेक नहीं कर पाते, हम नहीं Right. समझ पाते. Right. और अगर वो गांठ बड़ी होती गई, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. What becomes a problem? So कहा जाता है कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है so breast cancer is curable. राइट. So at what age should a woman start screening herself? मतलब उसको कब से चेक करना चाहिए कि she can be probably getting or you know she may have breast cancer, और क्या साइंस देखना चाहिए उसको कि you know this is a sign कि मुझे breast cancer हो गया है. ओके, टू बिगिन विथ, सबसे पहला अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो या ओवेरियन कैंसर हो, या अपने मॉम डैड को किसी को भी थायराइड या कोलोन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, कोई भी टाइप का कैंसर हो, ये औरत को अपने आप को तपासना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा. आजकल कैसा होता है कि अगर औरतें भागती रहती है तो उनके पास टाइम होता नहीं है, वो सबका ध्यान रखते हैं बट खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं. सो जैसे समझो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री हो तो वो औरत 20 साल से 25 साल से खुद को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से स्टार्ट कर सकती है. Right. नाउ व्हाट इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन? आप अपनी उंगलियों से ही खुद से तपास करके, एग्जामिन करके जान सकते हैं कि आपको कुछ चेंजेस आए हैं ब्रेस्ट में. फॉर एग्जांपल घाट आई है हाथ में, या निप्पल से पानी आया है, या फिर शेप आपके ब्रेस्ट का अनइवन लग रहा है, स्किन खिंचावा लग रहा है, या बगल में घाट है. ऐसी कोई भी छोटी सी भी चेंजेस आ जाती है, वो आपको सबसे पहला कोई भी स्पेशलिस्ट को दिखाना है. दूसरी चीज़ है, अगर आपको हिस्ट्री नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की, या आपके फैमिली में किसी को आपको आइडिया नहीं है कैंसर के, कोई भी कैंसर का, तो 40 इयर्स के बाद में, 42 आइडली एज होती है, जिसके बाद हम मैमोग्राम स्टार्ट करते हैं. मैमोग्राफी करके हम चेक करते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ चेंजेस दिख रहा है ब्रेस्ट में कि नहीं दिख रहा है. तो फ्रॉम 42 टू 57 और 50 तक हम करते हैं ये एग्जामिनेशन. 2 साल में एक बार मैमोग्राम करते हैं. और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आप अगर 20 साल से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हो तो एट द एज ऑफ 35 ऑल्सो आई वुड एडवाइस कि आप एक सोनोग्राफी करके चेक करो. ओके. और अगर क्योंकि लिए कैसा है, सोनोग्राफी पहले हम सोनोग्राफी करते हैं और आप जब थोड़े बुढ़े हो जाओगे तो फिर मैमोग्राम करते हैं. ओके. सो बेसिकली व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज अगर एक फैमिली हिस्ट्री है सो इट इज़ बेटर कि एक औरत 20-25 ईयर्स से शुरू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन चालू कर सकते हैं जी. एंड व्हेन शी रीचेस 35 इट इज़ बेटर दैट शी डज अ सोनोग्राफी. राइट. सो बेसिकली ये बात बहुत ही गंभीर है कि यू नो एक तो वी यूज्ड टू थिंक दैट कैंसर इज एन एजिंग डिसऑर्डर. राइट, इट इज ट्रू. लेकिन ये 20 साल से भी हो सकता है, स्पेशली टारगेट पॉपुलेशन के लिए. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये बात समझें, क्योंकि बहुत बार लोग समझते हैं कि हाँ ये एजिंग पॉपुलेशन है, इसके लिए हो गया उनको, हमें नहीं हो सकता, लेकिन इट इज़ यू आर इन दैट रिस्क ग्रुप. या अपना इंडियन ब्रेस्ट कैंसर का ऐसा होता है कि वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ यंगर विमेन. यस, एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न एंड द डेवलप्ड वर्ल्ड, वहाँ पे ओल्डर एज में लोगों को पता ज़्यादा है उनके कैंसर्स होते हैं, बट इंडिया में यंगर विमेन को ज़्यादा कैंसर होता है. तो इस हिसाब से आप खुद को अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करोगे, खुद का तपास करोगे, तो जल्दी आपको कुछ चेंजेस पता चलेंगे और जल्दी आपका. सो व्हेन दिस क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि इंडियन वुमेन, you know, the age population is lower as compared to the Western countries. So is this related to stress, or is this related to the way we are living, my lifestyle? What is the reason that that's happening? See, Indian women as such, as I earlier said, खुद के बारे में कम देखती है. उनकी सबसे प्रायोरिटी होती है अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, उनका घर, और वही सब में रह जाती है. तो कितने बार वो अपने आप को नहीं देखती है. द आइडिया ओवर हियर इज, मतलब आप अपने आप को समझो, डोंट शाय, मतलब आप शर्माओ मत और घबराओ मत. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको फील हो रहा है तो एक बार डॉक्टर को आके बता दीजिए, क्योंकि लिए देयर इज 9 में से सिर्फ 10 में से सिर्फ एक ही बंदी को कैंसर होगा. अगर 10 घाट मैं देखती हूँ दिन में तो उसमें से सिर्फ एक घाट होता है जो कैंसर का निकलता है, बाकी के सब नॉन कैंसरस होते हैं. ओके, सो all lumps are not malignant. All lumps are not so basically malignant. बहुत सारे you know ये thought process है कि you know cancer is like death.
No. So लेकिन Breast cancer is one of the best cancers now. अच्छा, If it is detected early, there is a higher chance कि आप heart attack से मरोगे as compared to breast cancer. ओके, सो द रिकवरी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों मेंटेन हो सकते हैं, दोनों मेंटेन हो सकते हैं. Just you have to catch it in the early phase. अर्ली फेज. तो ये बहुत ही इनकरेजिंग बात है कि ऑल द लम्स दैट आर डिटेक्टेड आर नॉट मैलिग्नेंट. जैसे डॉक्टर ने बताया सिर्फ 1 out of 10. Right. So that is a very encouraging sign. So if you see any changes in your breast, it is important कि हम जाके उससे पहले चेक करें ताकि ये डाउट हम अपने जहन से निकालना. That is more important. We are at rest. We are at rest, exactly. So apart from ये जो signs जो आपने बताया, which were directly about the breast, are there any other signs which could indicate that someone has cancer, like whether it's breast cancer or any other cancer? सब कैंसर का हमेशा आपको चेंजेस दिखना चालू हो जाएगा आपके स्किन में. Okay. मतलब जैसे मैंने आपको ब्रेस्ट का बताया, कुछ घाट आती. कैंसर होता क्या है, एक सेल मल्टीप्लाई करता जाता है, तो जब मल्टीप्लाई होएगा तो घाट जैसी आपको फीलिंग आएगी. Okay. आप समझ रहे हो? तो घाट आई, आपको सबसे पहले वो पता चलेगा. अभी घाट आई है तो स्किन भी अंदर खिंचता है, निप्पल भी खिंचता है. निप्पल इज ऑल्सो वन ऑफ दोज, इट्स लाइक एन इनसाइट. वो आपको अंदर से दिखाएगा. अगर निप्पल में से पानी निकलता है तो इतना नहीं डरना है जितना खून निकलता है. अगर ब्लडी टिंज आपको आ जाए निप्पल में तो दैट इज द साइन. इट्स नॉट स्टिल कैंसर, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. अच्छा, तब भी हमें डरने की डरने की जरूरत नहीं है आपको. अगर ब्लडी टिंज भी आया, अगेन उसको हम जांच करेंगे और देखेंगे. It could be cancerous, it could not be also cancerous. symptoms में पेन होता है? As in pain is a very rare kind of a symptom sign for breast cancer. मतलब अगर आपको पेन हो रहा है तो there is hardly, you can say around 1 or 2% of the times that you will have cancer. Okay. और अंदर या जहाँ तक अंदर खिंच रहा है या कुछ खिंचाव जैसा हो रहा है वो सब वो आपको देखना चाहिए. सही. So pain is not necessarily supposed पेन to be से there. नहीं, पेन से यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से होगा. अगर आपको दूध की घाट आ गई है, जैसे जो बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वो भी एक घाट होती है जो हाँ उनको होता है. फिर उसमें अगर इन्फेक्शन बैठ गया तो फिर उसके अंदर पस डेवलप होगा और फिर वो पेन क्रिएट करेगा. सो दीज आर ऑल बेनाइन, मतलब नॉन कैंसरस के अम्ब्रेला के अंडर आता है. अच्छा, सही है. सो इज इट ट्रू कि अगर अभी एक ब्रेस्ट में कैंसर डिटेक्ट हुआ है, सो डज इट पास ऑन टू द अदर ब्रेस्ट? ये हमेशा होता है या प्रोबेबिलिटी है, क्या है? देर इज़ अ वेरी हाई चांस. मतलब अगर आपको एक साइड पे हुआ है तो देर इज़ अ हाई चांस आपको ऑपोजिट ब्रेस्ट में भी आने के चांसेस है. बिकॉज यू आर हैविंग दैट टेंडेंसी ऑफ हैविंग अ सेल गो अ लिटिल वाइल्ड एंड मल्टीप्लाइंग ओवर द टाइम. सो अगर एक ब्रेस्ट में है तो यूजुअली आपको ऑपोजिट ब्रेस्ट का भी एग्जामिनेशन करना होता है. मतलब लेकिन ये कुछ थंब रूल नहीं है कि अगर एक में हुआ है तो दूसरे में, बिकॉज देयर आर सम व्हिच आर लोकलाइज्ड एंड सम व्हिच स्प्रेड. इन माय प्रैक्टिस मैंने देखा है कि ओनली 5% to 10% ऑफ द टाइम आई हैव सीन दैट बायलैटरली है, वो भी अगर अग्रेसिव काइंड ऑफ कैंसर हुआ तो. नहीं तो यूजुअली वही एक ब्रेस्ट में रहता है. फिर भी हम जब हमारे पास फॉलोअप के लिए पेशेंट आते हैं तो हम दोनों के ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं. क्योंकि अगर एक में आया है तो देयर इज अ चांस कि दूसरे में भी आ सकता है. सो हमने बात की ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की, हमने बात की मैमोग्राम की एंड सोनोग्राफी की. आर देयर एनी अदर टेस्ट दैट वी कैन डू टू डिटेक्ट और डायग्नोज के ये बंदी को कैंसर हुआ है? जी, जैसे ब्रेस्ट में फैट होता है, डक्ट्स होते हैं, लोब्स होते हैं. मतलब दिस इज द एंटायर आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, राइट. द लोब्स है जहाँ पे अपना दूध बनता है, डक्ट वो दूध को कैरी करके निप्पल पे लाता है एंड फैट इज द सपोर्टिंग कंटेंट. सो डक्ट में अगर होता है तो उसको डक्टल कैंसर बोलते हैं. अगर लोब्स में फॉर्म होता है तो लोब्यूलर कैंसर बोलते हैं. अब ये जो लोब्यूलर कैंसर होता है वो थोड़ा सा शैतान टाइप का होता है. वो एक जगह पे नहीं, वो एक ही ब्रेस्ट में 3-4 जगह पे भी हो सकता है. और वो मैमोग्राम पे भी पिकअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो ऐसे टाइप के अगर कैंसर होते हैं तो हम उसको MRI करवाते हैं ब्रेस्ट का. जैसे आप MRI स्पाइन का, बॉडी का वगैरह करवाते हैं, वैसे ही सेम MRI ब्रेस्ट का भी होता है. तो ये ज़्यादा सेंसिटिव है एंड यंगर विमेन में, मतलब जो जवान औरतें हैं उनमें ये किया जाता है. क्यों? क्योंकि जवान औरतों की ब्रेस्ट थोड़ी डेंस होती है. मतलब वो यंगर में इट इज़ अ डेंस ब्रेस्ट, तो ये मैमोग्राम में पिकअप होना डिफिकल्ट होता है. MRI में इजीली पिकअप हो जाता है. ओके. So when you say dense, मतलब आप फैट. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यू आर इन द फीडिंग एज ऑफ योर लाइफ. आप अपने बच्चों को
दूध पिलाने के काबिल होती है, बिफोर यू हैव मेनोपॉज, Right. सो यू स्टिल हैव दैट एबिलिटी टू फीड योर So चिल्ड्रन. you are in that reproductive phase. You are in the reproductive phase, so Right. that time fat और जो ducts and everything is very active and very firm. तो उसके through अगर देखना है तो you need a higher resolution, जैसे MRI हो गया है. That is again on a younger age, 35 के आसपास. 35 years. So जैसे डॉक्टर ने बताया, for younger patients a sonography and an MRI is recommended. हालांकि and जहाँ पेशेंट की उम्र बढ़ती जाती है, a mammogram is a better option, right? Absolutely. So अक्सरियत जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं एंड इवन टुडेज टॉपिक हम औरतों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन क्या मर्द हजरात को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? Definitely. Only 1%, but as you can imagine, breast एक औरत का मेन पार्ट है. वैसे मर्दों में भी ब्रेस्ट होता है, लेकिन 1% होता है उनमें भी. अगर 100 कैंसर्स मैंने देखा है तो 99% औरतों में होता है, बट 1% आदमियों में भी होता है. बट इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि क्योंकि लिए आदमियों में फैट ज़्यादा नहीं होता है, तो वो अपने मसल से भी पीछे आ सकता है, स्किन पे भी आ सकता है, तो दे कम इन एन एडवांस स्टेज. अच्छा, बिकॉज वहाँ पे कम फैट होता है. जी. तो जब आप एडवांस स्टेज बोल रहे हो, तो कैन यू प्लीज गिव अस एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ओके, तो सबसे पहला एक होता है छोटा कैंसर जो ब्रेस्ट में लेस देन 2 सेंटीमीटर है, उधर ही ये छोटा सा है और ब्रेस्ट फैट में है. वो ना ही तो स्किन की तरफ गया है, ना ही तो निप्पल की तरफ गया है आगे, और ना ही तो पीछे मसल की तरफ गया है. अच्छा, तो दिस इज अ स्मॉल स्टेज, लोकलाइज्ड इन द फैट. हाँ, सो वी आइडियली डिवाइडेड इन अर्ली ब्रेस्ट कैंसर एंड locally advanced breast cancer. These are the two main divisions which we do. Of stage 1? No, not of stage 1, of breast cancers. Which is early breast cancer में 5 सेंटीमीटर तक का भी घाट चलेगा. अच्छा, जब तक वो स्किन में नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, मसल में नहीं आ रहा है, तो तब तक उसको अर्ली ब्रेस्ट में कहते हैं. और अगर बगल के भी घाट है तो सबसे पहला ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड होएगा आपके एक्जिला में, मतलब बगल की जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पे जा सकता है. स्टेज मतलब जो लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब 5 से 10 सेंटीमीटर का हो सकता है. स्किन को इन्वॉल्व कर सकता है, स्किन के ऊपर चेंजेस आने लग जाते हैं, स्किन के ऊपर अल्सर आने लगता है, जैसे अंदर का वो घाव बाहर की तरफ फूट के आ गया है, अंदर का जो मसल होता है उधर स्प्रेड होता है, या फिर बगल के घाट एक्चुअली कड़क आपको फील होते हैं, तो वो हो गया लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर. और जो एडवांस स्टेजेस हैं, एकदम एडवांस स्टेजेस को हम लोग मेटास्टैटिक ब्रेस्ट बोलते हैं, विच मीन्स इट हैज स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लाइक फॉर एग्जांपल आपकी हड्डियों में जा सकता है, आपके लिवर में जा सकता है, आपके लंग्स में जा सकता है. अच्छा, तो दिस इज एन एडवांस स्टेज. When it stage. spreads to other organs or other parts of your body, that is stage 3 and stage 4. That is stage 4. If it is spread out of the stage 3, ideally आपका ब्रेस्ट और एक्जिला तक मेंटेन रहेगा. विथ साइंस एंड सिम्टम्स जो मैंने आपको बताई, स्किन पे घाव बन गया है, मसल को पुल करना चालू कर दिया, वहां तक हम उसको स्टेज 3 कहते हैं. वो बगल के घाट भी उसमें काउंट होते हैं. स्टेज 4 हो गया जैसे आपको लिवर में, लंग्स में, ब्रेन में, बोन में, ये सारी जगहों पे स्प्रेड होना चालू हो जाता है. सो डॉक्टर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है ब्रेस्ट कैंसर के लिए? आज के ज़माने में वी हैव एडवांस्ड अ लॉट. मतलब जो पहले के ज़माने में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 100 साल पहले पूरा ही ब्रेस्ट निकाल देते थे, मसल निकाल देते थे, हड्डियाँ निकाल देते थे, वो लोकली एरिया का. फिर उसके बाद में आया कीमोथेरेपी का इन्वेंशन, फिर आया रेडियोथेरेपी का इन्वेंशन. बट ओवर द पीरियड ऑफ 100 years हम इतना अच्छे से समझ गए कि सबकी टॉक्सिसिटी को हमने कम कर दिया है. तो हम आजकल क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 सेंटीमीटर का बड़ा ट्यूमर आया है कैंसर का, जो कैंसर का साइज 5 सेंटीमीटर है, उसको हम छोटा करते हैं पहले कीमोथेरेपी देके. जब वो छोटा हो जाता है तो भी उतनी ही एरिया में जाके उतना ही हम घाट निकालते हैं. पूरा स्तन निकालने की ज़रूरत नहीं है. पूरा वो पहले के जैसा जो था वो अभी ऐसा नहीं होता है. तो अभी हमारी औरतों को उसके बारे में डरना नहीं है. एक बार आपने सर्जरी कर लिया, कीमोथेरेपी ले लिया, उसके बाद में आपको रेडिएशन दिया जाएगा. रेडिएशन के भी काफ़ी लो डोज, मेंटेन डोज रहते हैं, ताकि सिर्फ उसी स्थान को जिधर जहाँ पे कैंसर था, उसी जगह को हम रेडिएट करते हैं, उसी जगह को हम बूस्टर देते रहते हैं, ताकि intended to only that, only in that it is focused. Now it has come, we have evolved in a way, क्योंकि अभी हमारे पास इतने रिसर्चेस है, इतना हम
उसके बारे में पढ़ के समझ चुके हैं कि हमें पूरा स्तन निकालने मेडिकल की एडवांसमेंट इतना हो गया कि हमें पूरा स्तन निकालने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उतना घाट निकालोगे तो ओवरऑल उसका जो एक औरत की जिंदगी है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। जी, बहुत बार देखा गया है कि औरतें जाती नहीं है बिकॉज दे थिंक दैट देन देयर अपीयरेंस विल चेंज, वो लोग अच्छे नहीं दिखेंगे एंड देन दे विल हैव दैट इनसिक्योरिटी। सो ये बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रीटमेंट तो करना ही है। एंड बहुत बार ऐसे भी सुना गया है, सुनने में आया है कि कीमोथेरेपी इज टॉक्सिन्स, हम टॉक्सिन्स डाल रहे हैं तो दैट इज एनी विच वे इज गोइंग टू अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और कैंसर में तो मरने ही वाले हैं, तो हम ये ट्रीटमेंट और ये इतनी मुश्किलात में क्यों जाए। देखिए, ये सेम चीज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पेशेंट्स हमारे पास आके पूछते हैं कि मैडम डॉक्टर साहब हमें कीमो नहीं लेना है, हमारे बाल चले जाएंगे, हमारा स्किन खराब हो जाएगा और ऐसा सब होता है। बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट ये सब टेम्परेरी होता है। कितने सारे हमारे पेशेंट्स मैंने देखा है जो बेचारे लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं लेना है कीमो, बट अगर उसको अच्छे से बैठ के अगर समझाते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं तो वो एग्री करते हैं। वो 3 महीने उसका एक खराब इफेक्ट देखेंगे, उनके आईब्रोज भी चले जाते हैं, उनके बाल भी वो पतले हो जाते हैं, काफी वेट लॉस होता है। इट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट बट इट्स ओनली फॉर 2 to 3 months। इसके बाद में 6 महीनों के बाद में औरतों के बाल वापस आना चालू हो जाते हैं। कितनों के घुंघरालू बाल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, तो वो उसमें खुश हो जाते हैं। कितने सारे लोग मतलब देयर आर वेरी मेनी चेंजेस, बट आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखोगे तो औरतों का काफ़ी अच्छा आउटकम है। इस कैंसर में अगर आप सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लोगे एक सही डॉक्टर के पास से, आप देयर इज़ अ चांस दैट आप हार्ट अटैक से मरोगे रादर देन ब्रेस्ट कैंसर। ये इतना अच्छा हमारा एडवांसमेंट है। एंड बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, पीपल को लगता है कि ऑल्टरनेटिव थेरेपी कर लेंगे तो हम प्लीज ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे मत जाइए। कोई होम्योपैथी, कोई एलोपैथी, कोई भी ऐसा टाइप की दवाई नहीं है आयुर्वेदिक मेडिसिन जो ये कैंसर को मारेगी। मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं जो अभी KEM में जैसे मैं हूँ, तो वो दे आर नॉट एडुकेटेड, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। वो मेरे को आके बोलते हैं कि अच्छा मैडम हम आयुर्वेदिक की दवाई लेना चाहते हैं कीमो से पहले। तो मैं उनको समझाती हूँ, देखो इसका कोई भी कुछ भी फायदा आपसे नहीं होगा, ये आपका टाइम खराब करेगा। वो कैंसर जो 2 सेंटीमीटर का आप मेरे पास लेके आए थे जिससे मैं आपको अच्छा कर सकती थी, आप वो दवाई लेके 5 सेंटीमीटर कर दोगे। क्योंकि टाइम डिले में भी टाइम डिले करना, हाँ टाइम डिले नहीं करना है, दिस इज द मेन आइडिया। क्योंकि आप टाइम डिले करोगे वो कैंसर का सेल तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कल 2000 थे परसों 5000 हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल कीप इंक्रीजिंग। तो अर्लियर यू कैच उसका, हम कैंसर को वी अंडरस्टैंड, एक टुकड़ा निकालते बायोप्सी जिसको बोलते हैं, हम उसको समझते कि ये कौन सा टाइप का कैंसर है, इस पे कौन सी दवाइयाँ चलेगी, इसका मल्टीप्लिकेशन रेट कितना है। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी स्टडी फ्रॉम वन स्मॉल बायोप्सी। एक बार वो बायोप्सी ने हमने लिया, फिर उसके बाद में हम अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करते हैं, जो हमें बताएगा अच्छा इनको इतने साइकिल 6 साइकिल की ज़रूरत है या 12 साइकिल की ज़रूरत है कीमो की। एक बार वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद में हम उनको सर्जरी के लिए लेते हैं। और फिर सर्जरी, एक बार वो सर्जरी हो जाता है, 98% ऑफ द थिंग इज कंप्लीटेड बाय सर्जरी, 2% is complete, 1% is completed by radiology and 1% is completed by chemotherapy। तो एंड इसके बाद में भी हमारी एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन थेरेपी। अगर हमने वो टुकड़ा जो बायोप्सी लिया है उसमें अगर हमने देखा कि ये हार्मोन को रिसेप्टर्स पॉजिटिव है, मतलब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, तो एक गोली देते हैं, उसको हार्मोन थेरेपी बोलते हैं। जैसे आप BP की गोली खाते हो रोज रात को एक, ये 5 साल के लिए सिर्फ एक गोली खानी है, दैट्स अबाउट इट। सो आइडियली यह एक ट्रीटमेंट प्लान है विच इज लाइक अगेन डिपेंड्स ऑन एवरी पेशेंट टू पेशेंट। और जैसे आपने कहा है कि सारों को 6 साइकिल्स 12 साइकिल्स की जरूरत नहीं है, सबका सेम अग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। डिपेंड्स अपॉन द पर्सन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनस हेल्थ और कितना ट्यूमर, किसका साइज क्या है, उसका बायोलॉजी कैसा है। जी बिल्कुल। लेकिन कीमो, फिर उसके बाद रेडिएशन और उसके बाद सर्जरी। पहले आप कीमो लो, कीमो लेके सर्जरी, वो जो घाट होती है उसको हम छोटा कर देते हैं। एक बार वो छोटा हो जाता है, फिर उसके बाद में हम सर्जरी में जाके उतना ही निकालते हैं। और हम इस तरीके से निकालते हैं कि उसके सारे मार्जिन्स भी नेगेटिव हो जाते हैं। उसके बाद में
रेडिएशन थेरेपी होती है हमारी। Okay. उसके बाद में हम लाइट देते हैं उसको। सो लाइट देने से क्या होता है, अगर कोई सेल बच गया है हाँ, तो वो उसको लोकली उधर ही मार देगा। right, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स क्या करेंगे, ठीक है हमने कीमो ले लिया, हमने सर्जरी कर दिया, बस हो गया, सो वी डोंट वांट टू गो टू लाइट क्योंकि वो स्किन को जला देती है। वो भी सब टेम्परेरी है, इतना अच्छा। याद रखना। जो भी हो रहा है वो आपको इतना ध्यान रखना है, एंड यू हैव टू हैव फेथ कि ये 3 महीने की 6 महीने की बात है। उसके बाद में अगर स्किन काली हो गई है, स्किन कड़क हो गई है, ये सब चेंज हो जाता है, चेंज हो सब कुछ। इट्स जस्ट वो 1 साल थोड़ा पेशेंट के लिए बहुत भारी होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बट उसके बाद में एवरीथिंग इज गुड, एक्सीलेंट आउटकम। जी बिल्कुल। सो इफ आई हैव टू आस्क यू, ड्यूरेशन फ्रॉम द टाइम ऑफ डायग्नोसिस टिल द पेशेंट इज फ्री, वो 1 साल का मुद्दा हो सकता है? 6 से 9 महीना होता है। ओके, डिपेंड करता है आपका कैंसर किस तरीके से है, आपका स्टेज कौन सा है, आपका साइज कैसा है, आपकी दवाइयों पे आपका असर कैसे पड़ेगा, जी सब कुछ प्लान बाय। एंड इफ़ यू आर ऑन ट्रैक, ऑन टाइम पे आप लो, ये सब कैंसर का सिर्फ टाइम की बात है। So I think the best message that we can take from this conversation is that we have to go and consult a specialist. Definitely. And not only do self diagnosis और थोड़ा आधा treatment करके छोड़ दिया. No, we have to discuss with our specialist and make sure that you have a proper treatment plan. और जब हम aware हो गए, we are more mentally prepared. Right. So मैम, जब हमने treatment की बात की, another thing that of course ये कीमो का डर है, रेडिएशन का डर है, सर्जरी का डर है, लेकिन एक और बहुत ही important factor है जिस वजह से पेशेंट्स पीछे हट जाते हैं, that is the cost. Right. So कितना कॉस्ट होता है? So हमारे यहाँ पे हम पेशेंट को देख के करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आओ, जैसे मेरे KEM हॉस्पिटल में है, आओ जी. तो वहाँ पे स्कीम्स काफ़ी सारी है। राजीव गांधी स्कीम हो गई, आपके पास अगर राशन कार्ड है तो वो वगैरह देख के आपको कीमोथेरेपी वर्चुअली विदाउट कॉस्ट लगता है। लाइक बहुत कम प्राइस में होता है कीमोथेरेपी। जो सेम ट्रीटमेंट अगर आप बड़े हॉस्पिटल में लो, जैसे कॉर्पोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोगे, तो वही सेम दवाइयों का ट्रीटमेंट आपको 1-1.5-2 लाख तक जा सकता है कीमोथेरेपी का। सिर्फ कीमोथेरेपी का मैं बोल रही हूँ। ऑन द अदर हैंड अगर आप हमारे KEM या मसीना हॉस्पिटल या कोई भी ट्रस्ट हॉस्पिटल में आप आओगे, आप अपना दिखाओगे क्या, दिस इज व्हाट यू अर्न, दिस इज हाउ मच आई हैव, देयर इज नो डॉक्टर हु विल पुश यू अवे एंड लेट यू गो ऑन द स्ट्रीट। वी ऑलवेज ट्राई, हमारी कोशिश रहती है कि हमारे पेशेंट को ट्रीटमेंट मिले। हम जाते हैं चैरिटी के पास, हम कोशिश करेंगे आपके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस पे कीमो अरेंज करने का। लेवल में या ट्रीटमेंट क्वालिटी जरा में भी कोई नहीं, फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं होता है। वही सेम दवाइयाँ होती है, वही सेम ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट थिंग बीइंग सर्जरी का प्राइस कितना है, अगेन द सेम थिंग। अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो सेम सर्जरी आपको 60,000 70,000 जितने का होगा, बट अगर आप गवर्नमेंट में जाओगे तो अब 500 रुपए में हो जाता है सर्जरी। 500 रुपए में? 500 रुपए में। दैट इज ग्रेट न्यूज, स्पेशली फॉर द वंस जो इस वजह से पीछे हट रहे हैं। इस वजह से अगर आप हट रहे हो, अगेन फिर हो गया, तीसरी चीज हो गई रेडिएशन। जी, रेडिएशन में भी सेम चीज़ होती है। आप अगर प्राइवेट में जाओगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, और अगर आप गवर्नमेंट में आओगे तो उसका कॉस्ट कम होता है। जी, ओके। सो जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, इज देयर एनीथिंग दैट अ पेशेंट शुड टेक केयर ऑफ? लाइक अभी कीमो हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है एंड सर्जरी हो रहा है, एनीथिंग दैट द पेशेंट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ या साइड इफेक्ट से बचने के लिए, इज देयर एनीथिंग दैट द पेशेंट शुड डू? आई एडवाइज माई पेशेंट ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। अच्छा, मतलब आप अच्छा खाना खाओ, तेल तलन तीखा चटपटा मसाला मिर्ची ये सब बंद कर दीजिए। जी, आप हेल्दी डाइट खाओ, हरी सब्जी फल खाओ, ज़्यादा नट्स खाओ ज़्यादा। चिकन भी आप खा सकते हो, ऐसा कुछ कोई रोक टोक नहीं है। फिश खा सकते हो। आपको अपनी जान बनानी, क्योंकि जब आपको कीमोथेरेपी दिया जाता है तो कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को ही नहीं मारता है, नॉर्मल सेल्स को भी मारता है। तो इस वजह से हमारे पेशेंट्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, उनको खाना नहीं जाता है। फर्स्ट यूजुअली कैसा होता है कीमो में भी ना, फर्स्ट साइकिल में उनको ज़्यादा पता नहीं चलता है। सेकेंड साइकिल थर्ड साइकिल में उनको थोड़ा सा हिट होने लग जाता है, बिकॉज वो खाते नहीं है, वो अपना ध्यान नहीं रखते। और आपको बाहर जाके एक्सरसाइज करना है, घूमना है, फिरना है, आपको अपने दोस्तों के साथ बात करना है। मन में ये सब मत रखो, क्योंकि औरतों को इतना डर लगता है। ब्रेस्ट इज़ अ वेरी इंटिमेट ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। अगर आपको कुछ पता चले कि आपके ब्रेस्ट में कुछ है तो एक औरत को शाय हो जाती है, वो बोल नहीं पाती है। बट आपकी दोस्त होती है, आपकी माँ होती है, आपकी बेटी होती है, बात करो उनसे। जितना बात करोगे उतना आपका मन हल्का होएगा। एक्सरसाइज करो,
हैप्पी लाइफस्टाइल के बारे में, यू नो, हैव अ हैप्पी लाइफस्टाइल ओवरऑल, एक Be कंप्लीट, positive. बी पॉजिटिव, बिकॉज जैसे डेफिनेटली। आपने कहा कि ये बहुत ही कॉमन है एंड 90% से ज़्यादा इसका रिकवरी रेट है, एंड इफ इट इज़ एंड द मोर यू कीप पॉजिटिव you are able to come out of the disease in a better manner. डेफिनेटली, डेफिनेटली। So, डॉक्टर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि नॉट ओनली फॉर द पेशेंट, ये हम जो उनके आसपास के जो उनकी फैमिली मेम्बर्स है, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनको सपोर्ट करे पेशेंट को, एंड दे गिव अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, क्योंकि पेशेंट ऐसे ही बहुत ही घबराई हुई है, नर्वस है, एंड इफ़ वी क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर द पेशेंट, तो पेशेंट को ये डिजीज़ से बाहर निकलना उतना ही आसान होता है, राइट? मेरा अगला सवाल ये है कि देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स दैट आर फ्लोटिंग अराउंड कैंसर को लेके, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को लेके। जी। सो द फर्स्ट ऑफ विच इज़ कि अगर औरत उसके अंडरगारमेंट्स बराबर नहीं है, या टाइट है, या अंडरवायर्ड है, दैट इज़ व्हाट कॉजेज ब्रेस्ट कैंसर। नहीं, अंडरवायर से और टाइट उस वजह से कैंसर नहीं होता है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आप अपने बॉडी को अच्छे से समझिए। कुछ आप अगर खुद के हाथ को दबा के रखोगे बहुत टाइम तक, तो उधर कैंसर नहीं होएगा, बट फैट की घाट बनने की चांसेस हो सकती है। Right. आप समझ रहे हो? That is तो discomfort. हाँ, लाइक डिस्कम्फर्ट। आप टाइट मत पहनिए, लूज मत पहनिए, वेयर द राइट साइज, राइट शेप ऑफ द ब्रेस्ट। राइट। और एक दूसरी बात है कि डिओड्रेंस ब्रेस्ट कैंसर को कॉज करता है, बिकॉज यू अप्लाई इट टू योर स्किन। नहीं, ये भी एक मिथ है। अच्छा। there is no hard and fast evidence which would support that ओके कि कैंसर डिओड्रेंट्स के वजह से होता है या कुछ ऐसा नहीं। ओके। एंड हेयर डाई, ये भी एक बहुत ही प्रिवेलेंट मिथ है कि हेयर डाई की वजह से ना ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। नहीं, उसके वजह से भी उसकी ब्रेस्ट वजह से कैंसर भी नहीं नहीं। होता है। लोकली आपके बाल झड़ जाएंगे बट कैंसर नहीं होगा। कैंसर नहीं होगा। So don't worry. Another important myth है which I think is having some kind of science behind it, कि if you have children at an older age या 30 के बाद, तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। That is true. That is Okay. one thing which I would ensure, and I would like to tell our viewers that आपको बनाया गया है औरत, जी बिल्कुल। आपको बच्चे भी करना है और आपको उनको पलाना भी है, बढ़ाना भी, और दूध भी पिलाना है। Right. दिस इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने को मिली है खुदा से। That's how we are made biologically. दिस इज हाउ वी आर मेड बायोलॉजिकली। सही। सो जितना आप लेट करते जाते हो उतने चेंजेस ब्रेस्ट में आते जाते हैं। ओके। तो अगर आप समझो 30 साल के बाद बच्चा करोगे तो देर इज अ हायर लिटिल रिस्क बढ़ जाता है आपका। ओके। उसके ऊपर अगर आपने अपने बच्चों को 1.5 साल से कम दूध पिलाया है या 1 साल से कम दूध पिलाया है, ओके। तो उससे और बढ़ जाता है चांसेस ब्रेस्ट कैंसर का। क्यों? Okay. अगेन फॉर द सेम रीजन, यू वर मेंट टू फीड योर चाइल्ड। राइट। इन दैट वे आप अपने बच्चों को ही मतलब न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर। okay. कम से कम 1.5 से 2 साल तक आप साल अपने बच्चों को दूध पिलाइए Right. एंड कीप योर सेल्फ So this is a very important point. बहुत सारी young mothers especially they do not like doing breastfeeding क्योंकि आजकल उनको का लगता ये है कि नया trend appearance है। change हो जाएगा, breast sag होने लगेगी, but this is not just something which is a burden. Normally बहुत सारी young mothers को ये burden भी लगता है, Right. लेकिन this is something which is actually protecting you, एग्जैक्टली। and you should see that you're not only giving your child the most wholesome nutrition, लेकिन आप अपने आप को बचा भी रहे हो। करेक्ट, This is a very valuable information and I'm sure our viewers are going to take note of that. एक बहुत widely prevalent myth ये भी है कि अगर बायोप्सी करते हैं ना तो कैंसर स्प्रेड होने लगता है। नहीं, तो ये ऐसे इसका भी कुछ नहीं। बायोप्सी होता क्या है? बेसिकली एक सुई होती है जो कैंसर के बीच में जाती है, ट्यूमर के बीच में जाके उसका एक छोटा टुकड़ा निकालती है और उसका स्टडी करती है। Okay. बराबर, दैट इज कॉल्ड अ बायोप्सी ट्रैक। जी। जब वो उसका ट्रैक बनता है, जब वो नीडल स्किन के थ्रू, फैट के थ्रू ट्यूमर तक पहुंचता है, Okay. तो हमारे डॉक्टर्स को भी इसकी डाउट था। सो वी हैव वेंट बैक, हमने रिसर्च किया है, हमने स्टडी किया है, लेकिन ऐसा कोई रूल किधर भी हमने नहीं, किसका रिजल्ट नहीं आया है जहाँ पे हमें पता चले कि ये इसके वजह से कैंसर होता है। जी। सो लाइक यू हैड सेड, जब सर्जरी की हमने बात की थी, यू हैड सेड दैट पहले तो स्तन निकाला जाता था, राइट। लेकिन अब व्हेन यू आर सेइंग देयर इज रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, तो प्लीज हमें उसके बारे में आप कुछ बताइए। सो नाउ वी हैव इवॉल्व, पहले पूरा स्तन निकालते थे, उसको हम मैस्टेक्टमी बोलते जी। थे।
फिर हमने सिर्फ घाट निकाल के, जो मैं आपको बोल रही थी, छोटा कैंसर करते कीमो दे के और फिर उतना घाट निकालते, ये हो गया ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। अभी इन दोनों के बीच में हमने स्टडीज करके देखा कि अगर आपने स्तन निकाला और अगर आपने स्तन बचाया तो क्या औरत के लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, क्या कैंसर वापस आने के चांसेस है? अच्छा। उसका आंसर नहीं। दोनों में सेम है, बट इतना हो जाता है जिस औरतों का स्तन बचाया है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सेंस वो खुद से खुश है, क्योंकि एक स्तन काटना एक हाथ काटने के बराबर होता है औरत के लिए। बिल्कुल। तो ये सब स्टडी करते करते नाउ वी हैव रीच टू द पॉइंट ऑफ ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी। ऑन्को मतलब कैंसर, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक सर्जरी। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं वहां पे। इन द सेम सिटिंग व्हाट वी डू इज, आपका जैसे वो स्तन में से वो घाट निकाल दिए जो कैंसर वाली थी, हमने चेक कर लिया कि आजू बाजू के सारे मार्जिन्स नेगेटिव है, मतलब कहीं पे कैंसर दिख नहीं रहा है। वो जो घाट रह जाता है, अपने आजू बाजू की जो चर्बी होती है, फैट होती है, उसी को मोबिलाइज करके हम अपने वो गड्ढे के अंदर कवर अप करते हैं। Oh, so you're filling it. We are filling it with in fat that. Yeah. From your own body. Yes, from your own body. That is the main amazing. idea. Yes. That is amazing. That is. So लेकिन मतलब ये silicone implant या वो भी आता है. That can also be done because there are few cases जैसे बहुत पतली औरतें हो गई, उनमें फैट है नहीं, तो अभी उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो we still use mass, मतलब उसका खुद का मसल हम यूज करके रिप्लेस करते हैं। बट कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें इम्प्लांट्स चाहिए। इनफैक्ट यू विल नॉट रियलाइज दैट, बट मैनी विमेन, अपनी खुद की औरतें, हमारी औरतें को इम्प्लांट ज़्यादा अच्छा लगता है। Is it? उनको ऐसा है कि इम्प्लांट से बेटर शेप है और खुद का मास क्यों घटाना है ऐसे करके। बट देर आर actively opting they want it. There are so many patients जिसका क्योंकि इनका पहले मैस्टेक्टमी हो गया था, मतलब पूरा स्तन निकाला गया था। अच्छा। तो उस जगह पे अगर आपको करना है तो इम्प्लांट इज अ गुड ऑप्शन ऑल्सो। नहीं तो खुद का मसल यूज करके, खुद का फैट यूज करके वी स्टिल बिल्ट इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये कैंसर, एज आई सेड, ये 10 साल 5 साल का हम नहीं देखते, अभी हम 20 साल की बात करते हैं कैंसर को लेके। तो इनिशियली औरतों को डर लगता है, हमारी औरतों को, कि नहीं कैंसर है जल्दी निकाल दो। तो पहले का 1 साल 2 साल तक औरतें सुकून पे होती है कि अच्छा हमारा कैंसर निकल गया, हमने ट्रीटमेंट ले लिया है, सब ठीक है। लेकिन जैसे तीसरा, चौथा, 5वां साल आना चालू होता है तो उनको उसकी कमी महसूस होने लग जाती है। उनको उसका याद आता है कि अच्छा हमने इसका ऑपरेशन किया था, यहाँ से मेरे साथ ये हुआ था। तो इट इज़ अ लिटिल ट्रोमैटिक, उनके दिमाग पे लगता है, एक ठेस लगती है। तो अब So that is that emotional well-being थोड़ा emotional well-being is more right now because this is one of the cancers, as I said, with a long prognosis. Right. अच्छा prognosis है, आप समझ रहे हो। तो हम पहले 5 साल के बारे में लोग सोचते थे, कैंसर होके डरते थे लोग, तो सिर्फ इनिशियल 5 years के बारे में सोचते थे। फिर अब से उन लोग 10 से 20 साल के बारे में जब देखते तो अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब आपकी जिंदगी कैसी है, आप इमोशनली कैसे हो, आप फिजिकली कैसे हो, आप साइकोलॉजिकली कैसे हो, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है अभी हमारे ट्रीटमेंट के लिए। सो मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि रिलैप्स के क्या चांसेस हैं, एज एन अ पेशेंट हैज़ बीन ट्रीटेड, कैंसर फ्री है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को लेके, तो रिलैप्स रेट्स है? रिलैप्स रेट्स होते हैं, सैडली होते हैं, उनमें ज़्यादा होते हैं जिसमें कैंसर एग्रेसिव नेचर का हो। मतलब कोई कैंसर का नेचर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा। अगर आपको यंग एज पे कैंसर डिटेक्ट हुआ है, मतलब अगर 30 साल पे अगर आपको डिटेक्ट हुआ है तो देयर इज़ अ चांस कि 50-60 तक आपको फिर से हो सकता है। देयर इज़ अ चांस। So the best way to prevent is to self-examine. That is the main giveaway of this thing. मतलब आपको खुद को देखने में, खुद को तपासने में शाय नहीं करना है। आप हेजिटेट नहीं करो, मतलब आप घबराओ मत और शर्माओ मत। ये ऐसी चीज़ है जो आप अगर जल्दी पकड़ोगे और आपको सबसे पहला पता चलेगा। ये 40% हमारे पास जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आते हैं वो औरतों को पता रहता है कि घाट है, मैडम हमारे पास घाट है छाती में, एक बार आप देख लीजिए। तो वो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि औरतों को पता चलता है। And they are of course, वो अपने बॉडी को ज़्यादा पहचानती है, Exactly. वो समझती है। तो ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का कोई स्टेप्स है? Yes. सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के 6 सिंपल स्टेप्स होते हैं। Okay. सबसे पहला है खड़े होके मिरर में खुद को देखना है। अपने दोनों हाथ
हिप्स पे रखो, जी पुल आउट योर चेस्ट Okay. एंड देखो कि दोनों का साइज, शेप सब नॉर्मल है। जी, बिल्कुल। इसमें आप क्या क्या देखोगे? देखोगे कि अगर घाट है, अगर निप्पल से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, कि निप्पल पुल्ड इन हो गया। कितने बार आप देखोगे कि निप्पल पुल्ड इन है, वो नॉर्मल भी होता है। Okay. आप उसको खोल के बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करो। Okay. अगर वो नहीं खुलता है तो डॉक्टर के पास आ जाइए। ओह ओके फिर उसके बाद में अगर ब्रेस्ट के शेप में आपको कुछ चेंज दिखता है, जी। और अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर औरत को समझना चाहिए, दोनों ब्रेस्ट इक्वल नहीं होते हैं। जी एक थोड़ा सा छोटा होता है, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको उसका कंटूर देखना है, मतलब उसका आउटलाइन देखना है, जी। उसका शेप देखना है। Okay. स्किन के ऊपर कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं, स्किन में डिम्पलिंग, जैसे यहाँ पे हंसते हुए औरतों को डिम्पल्स या किसी को डिम्पल, वो अगर आपकी स्किन में डिम्पलिंग आ रही है या निप्पल में से जैसे मैंने बोला खून आ रहा है या कुछ भी, तो एक बार आके आप डॉक्टर को देख लीजिए। Okay. ठीक है। दूसरा हो गया, आपने दोनों हाथ साइड पे रखा था, अभी दोनों हाथ सर के ऊपर खींच के देखिए। Okay. इसमें अगर कोई भी घाट पीछे की तरफ या अंदर की तरफ होती है तो फिर स्किन खींचेगा नहीं, अच्छे से खिंचाव एक साइड पे लगेगा, एक साइड पे स्किन पुल इन हो रही है, ओके तो वो चेंजेस आपको उधर दिखाई देगा। ओके तीसरा होता है, आप लेट जाइए बेड पे, ठीक है। ये 3 फिंगर्स आर गोइंग टू सेव यू। आपको ये 3 फिंगर्स से ऐसे गोल करके, गोल तरीके से आपको एग्जामिन करना है। Okay. अगर In आप a ऐसे circular motion. इन अ सर्कुलर स्मॉल मोशन, ऑल जितने भी चारों क्वाड्रेंट्स है ब्रेस्ट के, मतलब पूरा जैसे एक क्लॉक होता है, जी, बिल्कुल। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, उस हिसाब से हम भी एग्जामिन ऐसे गोल करते करते ये 3 फिंगर से करते हैं। Okay. कभी ऐसे पकड़ के नहीं करना, क्योंकि आप अगर ऐसे पकड़ोगे तो ये घाट लगेगा। लगेगा, आप सही, समझ रहे हो? सही। तो ये 3 फिंगर्स से करना है। जी ओके एक हो गया आपका खड़े होके, एक हो गया हाथ ऊपर करके, तीसरा है लेट के, बेड पे लेट जाइए, हाथ ऊपर कीजिए और वही सेम सर्कुलर मोशन से ब्रेस्ट में एग्जामिन करते करते बगल की तरफ आइए। ओके ठीक है। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप नहाते जब हो तभी आपका साबुन वाला हाथ होता है, जी पानी होता है, इससे क्या होता है अच्छे से स्लिप हो सकता है। बिल्कुल। इसमें आपको नॉर्मल और घाट का फीलिंग आएगी। ओह ओके इसमें बहुत अच्छे से समझता है, बिकॉज साबुन वाला हाथ होता है, तो आप अच्छे से उसमें वो स्मूथली glide अच्छे से हो रहा है। अच्छे से ग्लाइड हो जाता जी। है। और लास्ट चीज़ हो जाती है कि अगर आपको कुछ भी कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, शर्माना नहीं है, आके मेरे को मैसेज कर दो, कोई स्पेशलिस्ट से मिल लो। एंड आई वुड एडवाइज अ ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट रादर देन एनी दिस थिंग, बिकॉज सबको सब कुछ अच्छे से नहीं होता है। एब्सोल्युटली बट rather than going to a general physician, एक तो ये बहुत इजी स्टेप्स है, कोई भी कर सकता है। these steps are very easy to do, and if there is any doubt कि ये क्या मुझे लगा है कि ना there is a lump, it's best to consult a breast physician, Why? a breast specialist. अगेन 10 में से 1 का कैंसर होएगा। जी बिल्कुल। तो बाकी की सब दूसरी हो सकती है, चर्बी की घाट हो सकती है, दूध की घाट हो सकती है, पस की घाट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जी। आप समझ रहे हो, किसी को टीबी होता है ब्रेस्ट में, किसी को ओह। बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ब्रेस्ट अगर बोलते हो तो कैंसर से आपको नहीं डरना है। डॉक्टर थैंक यू सो मच कि आप आए यहाँ पे एंड आपने आपका कीमती वक्त दिया एंड यू एजुकेटेड अस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट Thank you टॉपिक। for having me, and thank you that you are open to something which is very, people are very shy to talk about, but this is बेशक। very important ताकि early detection saves lives. इंशाल्लाह ये टॉपिक से हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा फैज़याब हो गए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you, welcome. उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारा ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हम इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं मोहसिना डोरिया आपसे इजाज़त लेती हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।